बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड डेब्यूट। गाइस, मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज पूरी की पूरी, जो कि आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड, जो कि आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर आउट करना चाहूंगा। गाइस, यूपी रेवेन्यू कोड आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बट इसके रिगार्डिंग आपको नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स आपको ऑनलाइन यूट्यूब या गूगल पे नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपकी प्रॉब्लम हमको सॉल्यूशन तो देना ही देना था। तो इस पूरी सीरीज में हम आपको हर वो एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे जो आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो। तो दोस्तों, अगर आप एलएलबी बीएलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फटाफट से पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाला है ये मैं आपके साथ शेयर आउट करने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। किस चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? यूपी रेवेन्यू कोड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड टोटल ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों के बीच में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो 6 पॉइंट हमारे हैं। ठीक, तो चलो, सबसे पहले चीज हमारे सामने क्या आ रही है कि देखो, एक हेडिंग आ रही है मेरे सामने, कंडीशन ऑफ लैंड लॉ बिफोर द कोड। देखो, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 आने से पहले क्या कंडीशन थी, हमें ये पता होनी बहुत जरूरी है। देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006, ये जो हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश वाज गवर्न बाय मल्टीपल लैंड लॉ। तो इसका अगर इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के आने से पहले बहुत सारे मल्टीपल लॉज थे जो गवर्न चल रहे थे ऑलरेडी, यानी इससे पहले काफी सारे लॉज थे। ऑलमोस्ट 39 लॉज आपके थे यूपी लैंड लॉ से रिलेटेड, बहुत सारे। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, अराउंड 39 डिफरेंट लैंड लॉ रिलेटेड एक्ट इन्फोर्स एट द स्टेट एट द सेम टाइम। जो चीज मैंने आपको बताया, 39 एक्ट थे टोटल उस समय, एक लॉ को लेकर 39 एक्ट थे। आर यू इमेजिन कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी? Let's discuss. Important acts include the UP Zamindari Abolition and Land Reform Act 1950 and the Land Revenue Act 1901। तो उसमें जो 39 एक्ट थे उसमें से दो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट थे जिन्होंने जमींदारी को एबॉलिश करा था, वो एक था आपका यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। एंड सेम ऐसा यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। तो ये आपका कंडीशन थी यूपी लैंड लॉ रेवेन्यू कोड आने से पहले। इस ये 3 पॉइंट आप लोग, एक पॉइंट और होंगे। सेवरल अदर एक्ट्स वेर आल्सो अप्लीकेबल वेयर गवर्न लैंड टेन्योर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एग्रीकल्चर राइट। तो यानी बहुत सारे एक्ट गवर्न थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे। उसमें लैंड टेन्योर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एग्रीकल्चर राइट्स, यानी कह सकते हैं कि ये जो बेसिक जो चीजें होती थी उसको लेके भाई कुछ लॉ कोई कुछ बात कहता था, कोई लॉ कुछ बात कहता था। हर लॉ में अलग अलग तरह की बातें कही गई थी। ठीक, एंड मेनी ऑफ दिस लॉ वेर इधर ओवरलैपिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग और अप्लीकेबल ओनली टू द स्पेसिफिक एरिया। वही चीज मैंने बताई कि भाई इतने ज्यादा लॉ थे कि एक लॉ दूसरे लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता था, एक लॉ कुछ कहता था तो दूसरे लॉ में वही बात दूसरी कुछ कुछ कहती थी। एंड ओवरलैपिंग करते थे एक दूसरे को, एक लॉ ये बता रहा है, एक लॉ वो बता रहा। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एंड कुछ लॉ कुछ स्पेसिफिक एरिया पे एप्लीकेबल होते थे, कुछ लॉ कुछ स्पेसिफिक एरिया पे एप्लीकेबल होते थे। तो इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स अब हमारे सामने आई थी। मैंने ये बता दिया कि कंडीशन क्या थी, अब हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉब्लम्स। एक बार पूरा जल्दी से रिवीजन भी करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना देख लेते हैं। तो कौन-कौन सी तरह से प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो, प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या आई थी, था एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस लैंड लॉ क्रिएटेड सीरियस डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन। जो एग्जिस्टेंस न्यूमरस लैंड लॉ है उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हम लोग फेस कर रहे थे। जो हमारा लैंड लॉ था भाई, जो बहुत ज्यादा लैंड लॉ था, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही थी। अब कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी जरा हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू अथॉरिटीज को आ रही थी समस्या। क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज को समस्या आ रही थी? क्या कर रहे थे, फेस्ड कर रहे थे कंफ्यूजन रिगार्डिंग विच लॉ शुड बी अप्लाइड इन पर्टिकुलर केसेस। पहले हम लोग एक बार रेड कर लेते हैं। लॉ मेकर फेस हार्डशिप बिकॉज several provisions of different acts were inconsistent with each other. Litigation incurred due to conflict provision and procedural complexity। तो देखो, रेवेन्यू अथॉरिटी भाई किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा था यार, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा लॉ पर्टिकुलर केस में कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे। भाई एक लॉ कुछ कर रहा था, एक लॉ कुछ कर रहा था। सेम ऐसे जो हमारे लॉ मेकर थे उनके सामने प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि भाई एक डिफरेंट लॉ भाई कुछ अदर प्रोविजन बता रहा था एंड
कुछ डिफरेंट लॉ, कुछ अदर प्रोविजन बता रहे थे। दोनों भाई आपस में मेल ही नहीं खा पा रहे थे, जबकि ये लॉ भी लॉ मेकर ने बनाया था एंड ये लॉ भी लॉ मेकर ने बनाया था। तो कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ गलत है, इसी पे बहस छिड़ी हुई थी। कभी कुछ एंड इन सभी चीज़ों को लेके भाई क्या होता था, जो जजमेंट्स होते थे उनमें प्रॉब्लम आती थी एंड जो प्रोसीडिंग होती थी कोर्ट में उनमें प्रॉब्लम आती एंड लिटिगेशन जो इसका टाइम पीरियड था भाई लिटिगेशन का बहुत हाई रहता था, नहीं यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती थी एंड लिटिगेशन भाई बढ़ते जाते थे नंबर एंड बहुत टाइम में केस सॉल्व होते थे इसके, जो जजमेंट्स आते थे। तो ये सारी बातें आपको बताई गई हैं एंड इसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन पीजेंट एंड रूरल पॉपुलेशन। अब आपके पीजेंट्स आप लोग फार्मर्स, बेसिकली फार्मर्स आप लोग समझ लेना, फार्मर्स की बात हो रही है। तो पुअर फार्मर्स एंड रूरल फैमिली वेर टोटली डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर देयर लिवलीहुड। भाई जो किसान होते थे या जो रूरल एरिया में जो गाँव में जो लोग रहते थे, गरीब लोग, वो भाई पूरी के पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते थे भाई, जो खेती होती थी उसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे। आज भी डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे गाँव में विलेजेस में पीपल रहते हैं, वो आज भी खेती के ऊपर ही अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉम्प्लेक्स लैंड लॉ मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड देयर लीगल राइट। अब देखो यहाँ पे बात क्या लिखी कि जो इतने सारे 39 लॉज थे, उसमें भाई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो गई थी, जो हमारे फार्मर्स थे, जो किसान थे एंड जो भी वहाँ पे लोग रह रहे थे रूरल पीपल ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी कि वो अपने जो राइट्स होते थे, उनको समझ सकें। हालाँकि अगर रियलिटी फैक्ट देखा जाए तो आज भी उनमें से काफ़ी सारे फार्मर्स को उनके राइट्स नहीं पता। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी उनको नहीं पता है। ये फैक्ट है, बट हाँ, ये सारी चीज़ें आ रही थी। जो बड़े-बड़े ज़मींदार वगैरह थे, भाई जिनको पढ़े-लिखे जो लोग थे, उनको तो पता होते थे, तो उनको भी भाई बहुत समस्या आ रही थी। विलेजर हैड टू अप्रोच मल्टीपल अथॉरिटीज एंड कोर्ट टू गेट जस्टिस। भाई जो वहाँ पे गांव में लोग रहते थे, वो भाई मल्टीपल अथॉरिटी के पास एंड कोर्ट के पास जाते थे जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। दिस रिजल्टेड इन इकोनॉमिक हार्डशिप, डिले इन जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इलिटरेट फार्मर। तो भाई इसका फर्क क्या होता था कि एक तो भाई इकोनॉमिक पे बहुत असर पड़ता था, बहुत कठिन असर पड़ा था। दूसरा जस्टिस में डिले मिलता था, जो मैंने आपको बताया ही रीजन इसके पीछे। एंड तीसरा क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था इलिटरेट फार्मर्स का। ठीक, इसके बाद क्या हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है नीड एंड कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफाई कोड। तो देखो क्या भाई हमको जरूरत पड़ी, ठीक, नीड फॉर कंसोलिडेशन एंड सिंप्लीफाई कोड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज दैट कॉन्टिन्यूंस ऑफ ओल्ड लॉ वाज इम्प्रैक्टिकल। भाई जो स्टेट गवर्नमेंट थी यूपी की, उस समय उसने सोचा भाई कि ये 2006 की तरफ की बात हो रही, पहले की थोड़ी बात हो रही है। सोचा उसने कि भाई यार ये जो इतने सारे ओल्ड लॉ हैं, ये इम्प्रैक्टिकल हैं, इतने सारे लॉस को हम गवर्न कर ही नहीं सकते हैं। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? किसी का नहीं। जो गरीब किसान है उसको परेशानी हो रही है, जो गरीब लोग हैं रूरल पे उनको परेशानी हो रही है, सरकार को परेशानी हो रही है, अथॉरिटीज़ को परेशानी हो रही है, जो लॉ मेकर्स हैं उनको परेशानी हो रही है एंड जो कोर्ट में बैठे जजेस हैं उनको, वकील्स हैं उनको, जनता है उनको। तो भाई जब ये ऐसे लॉ से सभी परेशान हैं, तो इन इतने सारे लॉस को रखने का फ़ायदा ही क्या है? फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। देयर वाज़ एन अर्जेंट नीड टू एबॉलिश ऑल ओल्ड एनैक्टमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस अ सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। एंड वहाँ पे समझा गया कि जितने भी हमारे ओल्ड ओल्ड लॉज थे, इनको भाई अब हटाया जाए और एक नया लॉ लाया जाए, इन सभी को मिला के एक नया कोड तैयार करा जाए। द ऑब्जेक्ट वाज टू सिंप्लीफाई लैंड लॉ एंड इंश्योर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन थ्रू द स्टेट। एंड इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना था कि जो लैंड लॉ था इसको सिंपल साधारण बनाया जाए एंड यूनिफॉर्मिटी यानी एक तरह से बनाया जाए स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए पूरा एक तरह से बनाया जाए, सामान्य सबको समझ में आ जाए। ठीक, द प्रपोज्ड लॉ एम टू प्रोवाइड क्विक एंड इफेक्टिव जस्टिस टू कल्टीवेटर्स एंड लैंड होल्डर्स। जो प्रपोज लॉ हमारा जो यूपी रेवेन्यू कोड है, जिसकी बात हम लोग करें यूपी रेवेन्यू कोड, इसको जो प्रपोज करा जा रहा था, तो इसका एम इतना ही था कि भाई क्विक एंड इफेक्टिव जस्टिस मिले, किसको, कल्टीवेटर्स को एंड लैंड होल्डर्स। कल्टीवेटर्स का मतलब समझे भाई, जिनका अधिकार होता है, जो खेती वगैरह करते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। ठीक, एंड लैंड होल्डर जिनकी जमीन होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है इनैक्टमेंट ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसके बाद क्या हुआ भाई, जब हमारी बहस-वहस हुई पार्लियामेंट में, सब कुछ हुआ कि अब हमें भाई बदल देना चाहिए सब कुछ, अब हम पुराने लॉज़ को खत्म कर देंगे। तो अब हमारा आता है यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 कैसे आया, इसके बारे में, टू फुलफिल दीज़ ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, द लॉ मेकर इंट्रोड्यूस द यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अब इनैक्ट कब हुआ था ये? देखो 2006 नाम है, उसके पीछे एक बड़ी वजह वो भी बताऊँगा। क्योंकि भाई कुछ ना कुछ होता रहा, कभी ये, कभी वो, कभी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी नहीं होती थी, कभी कुछ, तो वो लॉ कभी पास हो ही नहीं पाया। कभी अगर ऊपर से जा रहा तो कभी दोनों हाउस में वो लॉ कभी पास हो ही नहीं पा रहा था, ठीक? अब इसके बाद क्या, द कोड वाज़ इनैक्टेड एज़ एक्ट नंबर ऑफ 2012। तो जो कोड आपका इनैक्टेड हुआ था,
वो आपका एक्ट नंबर 8 था 2012 का। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्ट नंबर 8, तो देखो जो 2012 में जितने भी एक्ट पास हुए थे यूपी में, उसमें जो आपका 8 नंबर का लॉ था, एक्ट नंबर 8 उसको कहते हैं। यानी 8 नंबर का जो लॉ था वो आपका यूपी रेवेन्यू कोड 2006 था। एंड इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल असेंट कब लगी थी, 29 नवंबर 2012, एंड पब्लिश्ड इन यूपी गazette 12 दिसंबर 2012। ठीक, तो इस तरह से आपका यहाँ पर यूपी रेवेन्यू कोड इनेक्ट हो गया था। अब इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड की अगर बात करें, तो इनिशियली ओनली सम प्रोविजन ऑफ द कोड वेयर ब्राउट इनटू फोर्स, रिमेनिंग प्रोविजन वेयर इन्फोर्स ऑन लेटर स्टेज। देखो इतना आसान तो था नहीं भाई। देखो जो एक्ट 2006 में जिससे बात हो रही थी, उससे पहले से बात हो रही थी, वो अगर हम कहें इन्फोर्स में आया 2012 में आफ्टर 6 इयर्स, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। तो सारे एक्ट को इतनी आसानी से तो लागू करा नहीं जा सकता था, तो उसके कुछ प्रोविजंस को लागू करा गया, अप्लाई करा गया, बाकी प्रोविजंस को अप्लाई पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं किया गया। कंप्लीट इन्फोर्समेंट आपका कब हुआ था, 11 फरवरी 2016 में। पूरी तरह से जो आपका इन्फोर्समेंट हुआ था वो आपका 11 फरवरी 2016 में कर दिया गया था। ऑन दिस डेट, जो आपकी 11 फरवरी 2016 की जो डेट है, ऑल 39 ओल्ड लॉ वर रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय सिंगल स्टैट्यूट। एंड आपके जो भी लॉस थे वो सारे रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड कर दिए गए थे। जो 39 लैंड लॉ था उसको रिपील्ड एंड रिप्लेस किससे कर दिया गया था, यूपी रेवेन्यू को 2006 से। तो फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड यहीं की आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो देखो यूपी रेवेन्यू कोड आपके आप मैं फटाफट से आपका रिवीजन कराता हूँ। देखो सबसे पहले आप दिमाग दिमाग से ध्यान से सुनना। देखो बहुत सारे लॉस थे यूपी रेवेन्यू लॉस, यूपी रेवेन्यू कोड आने से पहले 39 लॉस थे टोटल के टोटल। बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी लॉ मेकर्स को, जो अथॉरिटीज थी उनको, जो विलेजर्स थे उनको, जो पीपल थे उनको, एंड गवर्नमेंट को भी होती थी। काफी ज्यादा बर्डन बढ़ता था, एक लॉ दूसरे को लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट करता था, ओवरलैपिंग करता था, एंड इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी लोगों को जस्टिस डिले में मिल रहा था, एंड बहुत सारी उनको उनके राइट्स समझ में नहीं आ रहे थे। एंड बाद में ये देखा गया, सरकार ने देखा, ऑपोजिशन ने देखा, क्या है क्या भाई, इतने सारे लॉज आ रहे हैं, 39 लॉज, भाई सबको प्रॉब्लम हो रही, हमको है, सबको है, सबको, तो क्यों ना इन सारे लॉस को हटा के एक नया कोड ला दिया जाए। तो भाई यही हुआ, 2006 में इन सारे लॉस को विचार हुआ, एंड भाई 2012 में हमारा जो इनैक्टमेंट था उसको प्रेसिडेंशियल एसेट मिली, एंड हमारे जो लॉ था यूपी रेवेन्यू कोड वो आ गया इन्फोर्समेंट में। बट सारे प्रोविजन इन्फोर्स नहीं करेंगे। इन्फोर्समेंट हमारा सब कब होता है भाई, फरवरी में होता है। कब, किस डेट को होता है, 11 फरवरी 2016 को कंप्लीट इन्फोर्समेंट यूपी रेवेन्यू कोड का हो जाता है, एंड जितने भी पुराने लॉस थे उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, एंड अब सिर्फ आपका एक कोड बचा हुआ है, दैट इज यूपी रेवेन्यू कोड 2006। एंड ये रहा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम लोग साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद में आई हो दोस्तों, एंड अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मोटिवेशन के तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई होप आप सभी की हेल्प जरूर हुई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं ये पीपीटी वहाँ पे शेयर आउट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल दो है, एक हमारा यूनिवर्सिटी बेस्ड टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा सीएसजे में एलएलबी बीएलएलबी का है, एंड देन दूसरा हमारा जो है वो हमारा लॉ डेब्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे जुडिशरी वगैरह की प्रिपरेशन होती है। एंड अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल लखनऊ यूनिवर्सिटी, सीसीयू यूनिवर्सिटी या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आपको आपका सेपरेट यूनिवर्सिटी का अगर चैनल चाहिए टेलीग्राम पे, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं।